सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 1 2 3 4 और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। तो दोस्तों उन सभी वीडियो के लिए आपने 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है, उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है आपके लिए। तो प्लेलिस्ट को जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों देखने के अलावा आप उसको क्या कीजिए, नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको नोट्स नहीं बनाना दोस्तों, तो हम आपके लिए PDF भी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ देख करके भी आप पढ़ सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है ना, ये जो वीडियो है आज हमारा, इससे दोस्तों आपके एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर फिक्स है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने आपके इस वीडियो में जो है ना ऐसे ऐसे प्रश्न रखा है आज, जिससे आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो आई होप दोस्तों आप इस बातों को समझ लिया होगा और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स है दोस्तों कि ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, आप यहाँ पे लिख करके ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए कह रहा है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों देखिए मिस वर्ल्ड की बात करें ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके सभी के लिए। तो मिस वर्ल्ड किसने जीता है आपको बताना है। एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मिस वर्ल्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। दोस्तों मिस वर्ल्ड जो है ना, मिस वर्ल्ड ये क्या होती है? तो मिस वर्ल्ड जो है, ये पुरस्कार जो है मिस वर्ल्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड जो है ना 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब? 1951 ईस्वी में मिस वर्ल्ड की स्थापना होती है, यानी कि सबसे पहली बार जो दिया गया था 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों जब मिस वर्ल्ड शुरुआत हुई थी, उसका होस्ट किसने किया था, यानी कि इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो वो मेज़बान दोस्तों कौन था हमारा? था वो ब्रिटेन था, यानी कि जो दोस्तों इंग्लैंड भी बोल सकते हैं आप, ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, इसकी शुरुआत जो हुई थी कहाँ से? ब्रिटेन से या इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ पे? मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों ये जो है ना, अभी अब रिसेंटली जो मिला है मिस वर्ल्ड 2023 का पुरस्कार, ये आपको मिला है किसको? क्रिस्टलिना पेजिकोवा को, ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो क्रिस्टलिना पेजिकोवा क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो क्रिस्टलिना पेजिकोवा है ना, ये कहाँ की है? तो ये दोस्तों कहाँ की हमारी? तो चेक रिपब्लिक की है। कहाँ की? चेक रिपब्लिक जो गणराज्य है वहाँ की है। कौन सी? क्रिस्टलिना पेजिकोवा। दोस्तों ये प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके प्रश्न जो है ना एग्जाम में जरूर बनेंगे। दोस्तों इसके बाद जो नंदिनी गुप्ता है ना, इसके बारे में हम बात कर देते हैं। तो दोस्तों हमने आपको अरे यार, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपकी जो स्पेशल हम कुछ लिखते हैं उसके लिए हमने अगला पेज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे हम क्या करेंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको हम लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो हमारे मित्र थे वो हमें कमेंट करते थे कि जो दोस्तों जो सर आप लिखते हैं वो हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या किए हैं, अब सेपरेट कर दिए हैं आपके लिए। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखेंगे जो आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको वहाँ पर ऑप्शन क्या था हमारा? नंदिनी गुप्ता था, ठीक है। तो नंदिनी गुप्ता की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नंदिनी गुप्ता क्या थी ना, नंदिनी गुप्ता, दोस्तों नंदिनी गुप्ता कौन थी? तो ये दोस्तों कौन क्या थी? तो फेमिना मिस वर्ल्ड थी। कौन थी? फेमिना मिस वर्ल्ड जो है ना वो नंदिनी गुप्ता थी। का फेमिना मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है, मिस वर्ल्ड। और इसके बाद दोस्तों एक और नाम था हरनाज सिंधु का। क्या नाम था? हरनाज सिंधु। दोस्तों हरनाज सिंधु कौन थी? तो हरनाज सिंधु जो थी ना, ये अभी जो रिसेंटली बनी थी इससे पहले भारत की, वो दोस्तों वो कौन थी? मिस डिवा यूनिवर्स थी। कौन? मिस डिवा यूनिवर्स थी। जो क्या नाम था उनका? तो हरनाज सिंधु नाम था। दोस्तों एक ऑप्शन आपको और था, सेनिस पेलासियोनोस की। तो सेनिस पेलासियोनोस वो कौन थी? सेनिस पलासियो पलासियानोस, इस टाइप का नाम होगा दोस्तों। ये कौन दोस्तों? मिस ये यूनिवर्स थी। कौन थी ये? मिस यूनिवर्स थी। सेनिया जो प्लस मिस यूनिवर्स थी कौन सी? तो ये हमारे 2023 ईस्वी में, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों क्या होगा? क्रिस्टिना पेजिकोवा जो है, ये हाल ही में रिसेंटली में इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक जो मिस वर्ल्ड की बात करें तो भारत में अभी तक 6 ऐसे मतलब महिलाएं थी जिनको मिस वर्ल्ड मिल चुका है, जिनका नाम आप नोट कर दीजिए। जैसे कि रीता फारिया को 1966 में पहली बार मिला था। उसके बाद ऐश्वर्या राय को जी को मिला था। दोस्तों ऐश्वर्या राय को कब मिला था? तो 1994 ईस्वी 1994 में ऐश्वर्या राय को मिला था। इसके अलावा जो डायना हेडन है उनको मिला था कब? 1997 में। युक्ता मुक्ति को मिला था 1999 में। और प्रियंका चोपड़ा को मिला था 2000 ईस्वी में। इसके बाद जो मानुषी छिल्लर है दोस्तों, अभी रिसेंटली मिला था मानुषी छिल्लर को 2017 ईस्वी में, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, मानुषी छिल्लर को। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि हाल ही में किसने 2024 में प्रित्जर पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रित्जर पुरस्कार होते हैं दोस्तों, ये किसको मिलता है? तो ये आर्किटेक्चर क्षेत्र में मिलता है, यानी कि जो आर्किटेक्चर क्या बोल सकते हैं हम लोग?
तो हिंदी में से बोल सकते हैं वास्तुकला। क्या बोल सकते हैं? वास्तुकला के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? प्रित्जर पुरस्कार होता है। और प्रित्जर पुरस्कार जो है ना हाल ही रिसेंटली मिला है किसे? ये रेकिन यामामोटो को मिला है, ठीक है। रेकिन यामामोटो को क्या मिला? हाल ही में जो प्रित्जर पुरस्कार मिल चुका है वास्तुकला के क्षेत्र में। दोस्तों हम बात करते हैं प्रित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में इसका स्थापना होती है। और अभी जो मिल चुका है दोस्तों वो रिकेन यामागोटा को ये पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों हम बात करते हैं क्लाउडी गोल्डन की। तो दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो किसे मिला था? क्लाउडिया गोल्डन को मिला था नोबेल पुरस्कार 2023 ईस्वी का, वो भी किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ना प्रित्जर पुरस्कार 1979 ईस्वी में सिर्फ जीवित जो आर्किटेक्चर होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उनको ये पुरस्कार मिलता है। जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनको ये पुरस्कार नहीं मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित प्रश्न बनेंगे कि 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन है। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। दोस्तों जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जेम्स एंडरसन की। तो दोस्तों ये जो देश है ना जेम्स एंडरसन, आपको बताना है ये खिलाड़ी दोस्तों इंग्लैंड के, कहाँ के? इंग्लैंड खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन। इनको हाल ही में क्या है 700 विकेट लेने का ये उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों इन्होंने 700वां विकेट जो लिया था वो किनको आउट किया था? तो ये भी बन सकते हैं। तो दोस्तों 700वां जो शिकार उनका हुआ था वो कुलदीप यादव हुए थे, ठीक है। अभी हाल ही में जो मुंबई में जो दोस्तों टेस्ट मैच चल रहा है धर्मशाला में, तो वहाँ पे दोस्तों धर्मशाला में, सॉरी मुंबई में नहीं, धर्मशाला में जो टेस्ट मैच स्टार्ट हो रही है तो उसमें दोस्तों कुलदीप यादव को उन्होंने क्या किया था? आउट कर दिया था। और 700वां विकेट लेने वाले ये पहले विश्व के गेंदबाज बन चुके हैं। कौन? जेम्स एंडरसन बन चुके हैं। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो हाल ही में दोस्तों वो कौन बन चुके हैं? तो आरिफ अली जरदारी। हाल ही में दोस्तों आरिफ अली जरदारी है ना, ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन? 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। और दोस्तों अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम क्या था? शहबाज शरीफ जो दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान के वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो कौन सा हमारा? तो आसिफ अली जरदारी दोस्तों क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के भी राष्ट्रपति हो जाएंगे। और दोस्तों इससे पहले कौन थे? इमरान खान दोस्तों यहाँ पे क्या थे? तो क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, जो इमरान खान है इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। दोस्तों इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी आपको बता दें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए इसमें क्या हुआ था ना, जो इसकी पत्नी थी उसको उन्होंने तलाक दे दिया था। और तलाक देने के बाद पाकिस्तान में क्या रूल है कि आप 3 महीने के अंदर शादी नहीं कर सकते, यानी 3 महीने के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था, 3 महीने से पहले ही शादी कर लिया था, इसलिए इसको पाकिस्तान में इसको जेल हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी इनके लिए, तो आप इसे भी जान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक मिनट, पाकिस्तान से है ना दोस्तों, पाकिस्तान क्या है ना, पाकिस्तान जो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब बना था कब ये? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। ये भारत का ही अंग था। तो ये 1947 में ये भारत से अलग हो चुका है, यानी कि एक नया देश बन चुका था। कब? 14 अगस्त 1947 को। दोस्तों यहाँ का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल क्या है? तो दोस्तों कैपिटल जो है ना ये पाकिस्तान की वो है इस्लामाबाद की, यानी कि जो यहाँ की राजधानी है कहाँ पे? इस्लामाबाद में इसकी राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर जो करेंसी चलती है मुद्रा, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो मुद्रा का नाम है यहाँ पे रुपया। क्या है? रुपया दोस्तों यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और उर्दू बोली जाती है, यहाँ की लैंग्वेज। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ की जो संसद है उस संसद का नाम क्या है? तो वो नेशनल कांग्रेस है। क्या है? नेशनल कांग्रेस यहाँ की क्या है? संस्था, मतलब संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों हिस्ट्री का प्रश्न है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न को आप देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? दीवान मुस्तखराज, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। उसके बाद है दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवान रियासत बलबन। तो दोस्तों जो ये दिल्ली सल्तनत है इसमें कुछ विभाग बनाए गए थे जो मतलब अच्छे से शासन को चलाने के लिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दीवान मुस्तखराज है ना, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक वित्त विभाग है, ठीक है, यानी जो पैसे के लेने होने वाला विभाग था, वित्त विभाग। जैसे कि हमारा बिहार बोलते हैं, जैसे कि केंद्र में वित्त मंत्रालय है ना, या बिहार में वित्त मंत्रालय है, तो उसी प्रकार जो वित्त के बारे में जो देख रेख करता था उस वित्त विभाग का नाम क्या था? दीवान मुस्तखराज था। और दोस्तों ये किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
और दोस्तों हमारा है कि दीवान अमीर कोही। तो दोस्तों दीवान अमीर कोही की बात करें तो क्या है, कृषि विभाग था। क्या था, एक कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर विभाग था। कौन सा, दीवान कोही। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने की थी। दीवान कोही की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्या बात सही है। अगला हमारा दीवान खैरात। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, दीवान खैरात। दोस्तों दीवान खैरात किसने बनाया था, तो FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों दीवान रियासत की बात करें तो ये बलबन ने नहीं बनाया था। दोस्तों दीवान रियासत जो थी ना, ये जो बनाया था वो आपका ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। क्या थी, दीवान रियासत। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए दीवान रियासत की बात करें दोस्तों, तो दीवान रियासत जो है ना, दीवान रियासत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दीवान रियासत दोस्तों क्या है, हमारा एक बाजार नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी दोस्तों जो बाजार में कोई भी वस्तुएं आती थी, जो उसका मूल्य होता था, उसको नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें, ठीक है, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि AK ने किया था। अलाउद्दीन, यहाँ पे लिख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा, बलबन लिखा हुआ। इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो दीवान रियासत थी ना, वो बलबन ने नहीं स्टार्ट किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दोस्तों बलबन ने क्या किया था, एक सैन्य विभाग स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था दीवान अर्ज। क्या नाम था दोस्तों, दीवान अर्ज नाम था उसका। दीवान अर्ज किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन ने स्टार्ट किया था। ये क्या था, एक सैन्य विभाग था। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास तो बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हमारे होते हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारा प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हम जो आपके लिए वीडियो लाते हैं, क्या आपको पसंद आती है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है दोस्तों। यदि आपको पसंद आती है, यदि नहीं भी आती है तो हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, इन्फॉर्म कीजिए हमें। दोस्तों आपको जैसा भी लगता है, कुछ भी इस वीडियो में त्रुटि होती है या कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। हम आपके सजेशन का इंतजार करते रहते हैं। आपका सजेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये जो है ना, मतलब कार्यकाल बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिएगा कोई भी चीज़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। लोकटक राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लोकटक राष्ट्रीय पार्क की। ये कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि मणिपुर में क्या है, लोकटक नेशनल पार्क स्थित है, बिल्कुल सही है। दोस्तों मणिपुर में क्या है, केबुल लामचाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा, केबुल लामचाओ नेशनल पार्क। अगला दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, ये कहा अरुणाचल प्रदेश का। ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा फूलों की घाटी जो है दोस्तों, ये दोस्तों सिक्किम में नहीं पाई जाती, आपको हम बताए थे। ये जो है ना फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, सिक्किम में नहीं होती है। इसके अलावा जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है दोस्तों, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में हमें देखने को मिलती है। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमसे, कौन सा जो गलत है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ये जो है ना, ये हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं नेशनल पार्क, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखिए कान्हा, तो दोस्तों कान्हा कहाँ का है, तो कान्हा जो है आपका मध्य प्रदेश का है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। उसके बाद पेंच, पेंच भी दोस्तों कहाँ का है, आपका मध्य प्रदेश का ही पेंच भी है। कान्हा कहाँ का, मध्य प्रदेश का। पेंच भी कहाँ का, मध्य प्रदेश का है। ये दोस्तों कूनो नेशनल पार्क, आपने सुना होगा, जो चीता आया था नामीबिया से, वो कहाँ आया था, कूनो नेशनल पार्क में आया था। तो कूनो दोस्तों कहाँ पे है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है कूनो। एक दोस्तों कौन सा है, राजा जी नेशनल पार्क, क्या है, राजा जी नेशनल पार्क। ये दोस्तों कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक और हमारे दोस्तों कौन सा, बुक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, बुक्सा, बुक्सा कहाँ पे दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न बताए हैं। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि 15 प्रश्नों से आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कितनी अच्छी से चल रही है, अभी आप पता चल पाएगा। तो अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों ये साइंस का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, जब फिजिकल चेंजेस होती है ना, फिजिकल चेंज होता है, एक होता है कौन सा, फिजिकल चेंजेज, एक होता है केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों एक साथ साथ होती है, तो आपको बताना है। देखिए, मोमबत्ती का जलना, पानी का जमना, खाना पकाना और लोहे में जंग लगना। दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है ना, वो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ठीक है, रिएक्शन होता है, केमिकल जो होती है इसकी, तो परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, केमिकल होती है। दोस्तों लोहा में जंग लगता है ना, तो लोहा का बाहर जो होती है, यानी कि वेट जो होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आप बताती है, जो लोहा में जंग लगती है तो उसकी बाहर क्या होती है, बढ़ जाती है, ना कि घटती है। इसके बाहर क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल जो चेंजेस है, ये है हमारा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है।
खाना पकाना दोस्तों क्या है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को कैसे मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा रासायनिक और कौन सा भौतिक है। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी मतलब कार्य करते हैं तो उसको हम फिर से पुनः प्राप्ति कर देते हैं, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। और जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं होती, यानी फिर से उसको हम जो है उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप खाना पकाते हैं, तो खाना बनने के बाद क्या दोस्तों, हम सब्जी को फिर से कच्ची सब्जी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, तो फिर उसको पिघला करके हम पानी बना सकते हैं। तो ये आपकी जो क्या होती है, फिजिकल जो होती है चेंजेस होती है, यानी कि भौतिक परिवर्तन होती है। भौतिक परिवर्तन में क्या होती है कि हम फिर से उस चीज़ों को वापस ला सकते हैं, देखिए केमिकल होती है उसमें हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे कौन सी जो भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना जो होती है ना, ये क्या होती है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। दोस्तों आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक मोम टाइप की निकलती रहती है, मतलब कि एक पानी पानी टाइप का द्रव निकलता है। उस वो जो क्या होता है, जब जमता है ना, तो वो भी क्या होता है, ठोस का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर उसे पिघलाते हैं तो फिर वो द्रव बन जाता है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक जो मोमबत्ती का जलना होती है, क्या होती है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि विद्युत का पारसन होता है। दोस्तों पारसन मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, यानी कि ट्रांसमिशन। आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेन में पढ़ा होगा ट्रांसमिशन के बारे में। तो जैसे देखिए, जब भी कोई जो कोई विद्युत विद्युत पावर होती है ना, कहीं से जहाँ से विद्युत आता है हमारे घर में, उसमें से क्या होते हैं, 11 kV से क्या होती है, स्टार्ट होती है दिखाना। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, हमारे घरों तक पहुँचती है। तो दोस्तों इसमें क्या होती है ना, जो जो उच्च वोल्टेज होती है, ठीक है, जो वहाँ से मतलब धारा निकलती है, तो उसमें क्या होती है, उच्च वोल्टेज होती है। और जब आपको क्या बताया दोस्तों, आज की जो क्लास में आपको हम बताए थे, ट्रांसफार्मर में जब भी किसी चीज़ की वोल्टेज बढ़ेगी ना, तो उसकी धारा क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इसे आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी किसी चीज़ का वोल्टेज बढ़ेगा तो उसकी धारा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टेज और निम्न विद्युत धारा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न, ये जो एग्जाम है आपका, वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है, यानी कि मतलब बिजली विभाग का है। तो बिजली विभाग के संबंधित जो भी जितने भी साइंस के प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो प्रश्न आपके एग्जाम में आए। इसलिए हम दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आते हैं जिससे कि आपका मतलब एग्जाम में ये प्रश्न लड़ सके। देखिए विद्युत का फासन जो होता है वो दोस्तों उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा पर होती है। एक बार हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे विद्युत धारा क्या होगी, वो निम्न हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो दोस्तों पॉलिटिकल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1932 क्या कहता है ना, देखिए आप खुद से 1932 में क्या कहता है ना, रीट जारी करने। ठीक है, जो दोस्तों रीट जारी होती है वो कौन करता है, न्यायालय जारी करता है रीट। ठीक है, रीट कौन करता है दोस्तों, न्यायालय जारी करता है। और 32 में जो है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, जो दिल्ली में स्थित है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, वो रीट जारी करती है। लेकिन 226 तक हम बात करें दोस्तों, तो जो हाई कोर्ट होती है, ठीक है, हाई कोर्ट क्या करती है दोस्तों, इसमें क्या करती है, हमें रीट जारी करती है 226 के तहत। दोस्तों 1940 में किया गया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, 1940 है उसमें बताया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो 1948 है ना, इसमें आपको क्या बताया गया है, 48 में जो है ना आपको दोस्तों, इसमें आपको जो है ना मतलब पर्यावरण से सुरक्षा के लिए बताया गया है। ठीक है, 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। 48 में किसके बारे में बताया गया, कृषि और पशुपालन के बारे में इसकी जानकारी दी गई है 48 में। और दोस्तों जो हमारा ये है 51 दोस्तों क्या है हमारा, तो 51 में आपको बताया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में 51 में इसकी चर्चा की गई है। जो 51 जो दोस्तों वो DPSP होता है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे क्या आते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में। तो दोस्तों ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो संविधान सभा थी ना, इसी से संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान सभा को किसके अनुसार गठित की गई थी। दोस्तों भारत के संविधान जो सभा ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक एक प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन को। साइमन दोस्तों कमीशन क्या था ना, साइमन कमीशन जो इसकी गठन कब हुई थी दोस्तों, ये इंग्लैंड में हुई थी। कब, इंग्लैंड में दोस्तों नवंबर 1927 को इंग्लैंड में इसकी जो गठन होती है, कब, नवंबर 27 में इसकी गठन होती है दोस्तों। लेकिन ये भारत कब पहुंचा, ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। और इसके विरोध में दोस्तों क्या हुआ था, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को जो है ना मतलब गोली नहीं, लाठी के डंडे से उसको मतलब पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी लाला लाजपत राय को। तो इसमें गई थी साइमन कमीशन की गई थी 1928 में, ये दोस्तों इसका हुआ था। ठीक है, भारत आया था।
तो देखिए अब क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत में कब आया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो भारत में आया था वो 30 मार्च 1942 को आया था। कब? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो है भारत में आया था। इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों माउंटबेटन योजना दोस्तों क्या थी, तो भारत और पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। ये जो दोस्तों क्या था ना, ये कब आया था, तो मई 1947 में। कब आया था? मई 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी, जिसके तहत जो है ना भारत और पाकिस्तान का विलय हो गया था। दोस्तों माउंटबेटन कौन थे, तो भारत के अंतिम बादशाह रहे थे माउंटबेटन, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो आई थी वो कब आई थी, तो कैबिनेट मिशन के तहत जो दोस्तों हुआ था ये मार्च 1946 में आई थी। कब? मार्च 1946 में क्या होती है, कैबिनेट मिशन आती है। इसी के तहत जो है ना भारत में संविधान सभा की गठन की गई थी। जो ऑप्शन में क्या है, डी में दे रखा है, ऑप्शन में डी क्या वहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की। क्या है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारा है कि भारत के संविधान की बात करें दोस्तों, तो इसमें अनुसूची कितनी है। देखिए 395 क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद है, कितना? 395 क्या आर्टिकल है हमारा। और जो 22 क्या है दोस्तों, ये भाग है, ठीक है, भाग है। और क्या है, 12 क्या है, अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या रहा था कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची यहाँ पे हो गया, ठीक है। दोस्तों हम 12 अनुसूचियों को बता दें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 1 में क्या, अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, तो अनुसूची 1 में दोस्तों क्या गया ना, आपका राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में अनुसूची 1 में कहा गया है, ठीक है। और दूसरों में दोस्तों क्या गया, अनुसूची दूसरी की बात करें तो अनुसूची दूसरी में 2 में क्या कहा गया है, तो शपथ के बारे में क्या गया है, ठीक है। और शपथ दोस्तों क्या कहा गया, जो राष्ट्रीय शपथ को छोड़ के बाद के जितने शपथ होते हैं उसका चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है, ठीक है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि अनुसूची नंबर 3, तो अनुसूची 3 में क्या क्या है, तो वो है कौन सा, वेतन, ठीक है। वेतन जो भत्ते मिलते हैं वो है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 4 में क्या है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा की गई अनुसूची 4 में। और अनुसूची 5 दोस्तों क्या कहा गया, तो अनुसूची 5 में है ना SC ST के बारे में इसकी चर्चा की गई है। और अनुसूची 6 में क्या है दोस्तों, अनुसूची 6 में 4 राज्यों में, जैसे कि आपका हो गया कौन सा राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और जो अनुसूची 7 है इसमें दोस्तों, आपके इसमें जो 3 सूची थी वो राज्य सूची, संवर्ग सूची और राज्य सूची, क्या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची के बारे में चर्चा की गई है। और जो और हमारा जो 8 नंबर है अनुसूची 8, इसमें आपको 22 भाषा के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 9 है हमारे, इसमें आपका भूमि सुधार है, 10 में दल बदल है, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों ड्रेन का सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसे? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, यानी बड़े विरुद्ध पुरुष के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। किसे? दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी की तरह पुस्तक लिखी गई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों जो केंद्रीय चमड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र है ये आपको कहाँ पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों चेन्नई क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों जो कानपुर है ना, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, वो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर क्या होता है, जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक दोस्तों क्या है, तो कर्नाटक में क्या है, चंडीगढ़, ये कौन सा, बेंगलुरु, कर्नाटक कौन सा है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे मतलब सिलिकॉन चीज़ें बनती है उसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है हमारा, तो कौन सा गया, बेंगलुरु। और विश्व में कौन सा है, कैलिफोर्निया। विश्व में कैलिफोर्निया जो USA में पड़ता है वो क्या है, विश्व का सब ये सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है, सबसे अधिक वन जो है क्षेत्रफल में वो कहाँ पर पाई जाती है, सबसे वन जो अधिक है वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जो शहर है इंदौर, वो सबसे मतलब कि भारत का लगातार 7वीं बार जो है ना सबसे स्वच्छ शहर बनने का रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की लास्ट प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारा है कि 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें दोस्तों, तो 7 अप्रैल
1948 ईस्वी को जो है दोस्तों WHO की स्थापना होती है। कब किसकी स्थापना होती है? WHO की स्थापना होती है। दोस्तों WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसी के स्थापना वर्ष को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और दोस्तों इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वो आपका जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? WHO का। दोस्तों इसके अलावा जो 1 जुलाई दोस्तों हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर डे, ठीक है। तो डॉक्टर डे कब मनाते हैं दोस्तों? डॉक्टर दिवस को मनाते हैं। तो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं? डॉक्टर डे मनाते हैं। दोस्तों जितने भी चिकित्सा संबंधित वर्ष हैं उन सभी वर्षों को हम इस प्रश्न में लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए जैसे हम 8 मई की बात करें तो विश्व जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो वो कब मनाते हैं? 8 मई को प्रति वर्ष मनाते हैं। और दोस्तों रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसमें मतलब डॉक्टरी के बारे में सहायता की जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 8 मई दोस्तों, 8 मई। और कब इसकी स्थापना हुई थी इस भी आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को आपको पता है। नहीं पता होगा दोस्तों आपको तो आप कहीं से भी सर्च करके आपसे हमें बता सकते हैं। आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हम बात करते हैं 1 दिसंबर की। तो 1 दिसंबर क्या है दोस्तों? तो 1 दिसंबर क्या हमारा? तो विश्व एड्स दिवस, ठीक है। वर्ल्ड एड्स दिवस है वो कौन सा? 1 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? विश्व एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये हो गया कौन सा हमारा वीडियो। दोस्तों आप आपकी बारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपको इस 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको पता थे? आपका स्कोर कितना आ रहा है? अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें फीडबैक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।